Hello everyone and welcome to Pendulum Edu, and we are back with another session for SSC GL 2 crash course as promised, and today we are going to learn a new concept. So far we have done error spotting and sentence improvement, all the major concepts that were supposed to be covered, जो हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि जो repeatedly पूछे जाते हैं and जिनसे क्वेश्चन जो हैं जो कि न्यूमरस कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इन कॉन्सेप्ट से बनते हैं, तो वो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम एक कॉन्सेप्ट दैट इज फिलर और फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट। जिन्होंने भी पिछले सेशंस मिस किए हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, जो लिंक ऊपर विजिबल हो रही है आप उनके थ्रू भी जाकर सेशंस अटेंड कर सकते हैं क्विकली। नाउ फिलर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, भाई इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जो आप देख रहे हैं, CGL Tier 2 में एक नया पैटर्न भी आया है, जो न्यू पैटर्न बेस्ड फिलर है वो भी हम आपको आज इसी सेशन में बताने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल गिव यू द कॉन्सेप्ट, वी विल गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। पिछले साल के क्वेश्चन भी मैं आपको आज दिखाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो फिलर्स क्वेश्चंस हैं वो दो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। In any sort of exam, any competitive exam, the fillers are based on two concepts, और similar concept जो है वो CGL Tier 2 के भी पेपर में है ऐसा। तो भाई अगर कोई दो concepts हैं तो पहला कॉन्सेप्ट उनमें से है जो कि ग्रामर बेस्ड, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक आपको पूछी जा रही है वो ग्रामर पर बेस्ड उसका आंसर होगा। मतलब आपको अपनी ग्रामेटिकल एबिलिटी वहाँ लगानी होगी, जो कॉन्सेप्ट्स आपने ग्रामर में सीखे हैं उन पर बेस्ड वो एरर हो सकती है। यूजुअली जो ग्रामर बेस्ड एरर्स होते हैं वो आपको फिलर्स जो होते हैं वो प्रेपोजिशन से मिलते हैं, या फिर जो टेंस होता है उससे मिलेंगे, या फिर आर्टिकल से। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं ये फिलर्स में बहुत कॉमनली देखे गए हैं कि अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो प्रेपोजिशन, टेंस और आर्टिकल ये आपको यूजुअली पूछा जाता है ग्रामर बेस्ड जो टाइप्स होते हैं, जो फिलर्स होते हैं। अच्छा, जो ग्रामर बेस्ड फिलर्स होते हैं जनरली आप लोगों का एक डाउट और होता है कि भाई जो लेंथ होती है सेंटेंस की वो कितनी होती है। भाई लेंथ जो है मॉडरेट लेंथ होती है, ऐसा नहीं कि 2-4 सेंटेंस का एक फिलर दे दिया, जी नहीं, मैक्सिमम 1.5 सेंटेंस जो होता है CGL Tier 2 में वो आपको पूछा जाता है, तो वो उसकी लेंथ होती है। और ग्रामर पर बेस्ड अगर सेंटेंस है तो मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको डीकोड करना है अभी अगले स्लाइड पर। आई विल एक्सप्लेन, आई विल डिस्कस कि कैसे आपको ग्रामर बेस्ड फिलर्स डीकोड करने हैं। दूसरा जो टाइप जो आपको पूछा जाता है वो वोकैबुलरी या फिर इडियम बेस्ड है। यही है वो गाइस न्यू पैटर्न लर्नर्स जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो मैंने आपको सेशन शुरू होते ही कहा कि फिल इन द ब्लैंक का एक नया पैटर्न आने लगा है CGL Tier 2 में। तो जो CGL Tier 2 में जो नया पैटर्न है वो जो फिलर का नया पैटर्न है वो है इडियम बेस्ड फिलर्स। आइडियली अगर देखा जाए तो इडियम बेस्ड फिलर्स अब आपको पूछने लगे हैं। वोकैब बेस्ड तो आते हैं, देखो वोकैब बेस्ड फिलर्स का मतलब है जो फिलर है उसके लिए जो ऑप्शन है वो 4 कोई अलग अलग वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स हैं, अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, अगर आप सेंटेंस जो फिलर सेंटेंस दिया है अगर आप उसका मीनिंग समझ रहे हो तभी तो आप 4 में से कोई एक वर्ड पिक कर पाओगे। दूसरी बात, आपको वो 4 वर्ड्स की भी मीनिंग पता होनी ज़रूरी है, या फिर अगर आप इतने लकी हैं कि आपने सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया और आपको वही एक वर्ड का मीनिंग पता है जो वहाँ फिट होना चाहिए, वो वर्ड आपको दिख रहा है ऑप्शंस में, ठीक है, वो अगर आप इतने लकी हैं तो आंसर बन सकता है ना। तो पॉइंट इज कि वोकैबुलरी बेस्ड जो फिलर्स होते हैं वो आप तभी कर सकते हो जब आपको जो वर्ड्स गिवन हैं उनके मीनिंग पता है। सिमिलरली जो इडियम बेस्ड जो फिलर आ रहा है वो इसी तरह है कि एक सेंटेंस में फिलर छोड़ दिया है और ऑप्शन में 4 वर्ड्स के बजाय अब 4 इडियम्स गिवन हैं। तो जो इडियम्स गिवन है अगर आपको चारों इडियम्स के मीनिंग नहीं पता तो आप सेंटेंस में उनको पुट नहीं कर सकते, बिकॉज देखो आपने सेंटेंस का मीनिंग तो डिकोड कर लिया, वेरी वेल डन। अगर आपको इडियम्स का मीनिंग नहीं पता तो आपको कैसे पता लगेगा कि यही इडियम ये मीनिंग देता है तो यहाँ पर आएगा। सो यू हैव टू नो द मीनिंग्स ऑफ द इडियम्स गिवन। सो जो इडियम्स आपको वहाँ पर दिए हैं आपको उनका मीनिंग भी पता होना जरूरी है।
अच्छा, वोकैब और इडियम बेस्ड जो फिलर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम यही है, जितने भी लोग कहते हैं ना कि ये डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट तभी होता है जब मीनिंग नहीं पता। भाई वर्ड का, वर्ड्स की मीनिंग पता है आपको, मीनिंग समझ आ रहा है, तो डिफ़िकल्टी किस बात की। वोकैबलरी कैसे करनी है, क्या है, ये भी हम आपको आगे टेक्निक्स बताएंगे आने वाले सेशन में। मैं आपके साथ वोकैबलरी को इम्बाइब करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ, जिसमें कि आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स एक बार में सीख सकते हैं और साथ साथ उनको दिमाग में बिठा सकते हैं। सी देखो, आइडिया होता है वोकैबलरी आपने पढ़ी, लेकिन उसको इम्बाइब करना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो वर्ड आपको 2 दिन या 4 दिन, मैक्सिमम 10 दिन याद रहेगा, आप उससे ज़्यादा उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो वोकैबलरी जो है उसको हमें इनकलकेट करना होता है। ये वर्ड सुना है, इनकलकेट। आपको इनकलकेट करना होगा, आपको उसको डीप डाउन एब्जॉर्ब करके समझ के उसको वहीं रखना है, ये नहीं 2 दिन बाद भूल गए उस वर्ड को, ठीक है। तो वोकैबलरी पर बेस्ड भी सेशन हम लेंगे आपके साथ जल्द। तो यहाँ फिलर की अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप के फिलर्स आपको देखने मिलेंगे, एक जो ग्रामर बेस्ड है और दूसरा जो कि वोकैबलरी बेस्ड है। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो टिप्स ज़रूरी हैं, जो टिप्स नीडेड हैं ऐसे क्वेश्चंस को डिकोड करने के लिए। भाई आप क्विकली मुझे बताइए, अगर आपसे मैं पूछती हूँ, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं या जो क्या की पॉइंट्स हैं जो नोटिस्ड रखने हैं या जो नोट करके रखने हैं, जिनकी मदद से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, पहला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट। कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड। भाई बहुत ज़रूरी है कि आप जो टेक्स्ट दिया है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। उससे देखो, अंडरस्टैंड करने में जो सेंटेंस दिया है, अगर आपको उसकी मीनिंग समझ आ रही है तभी तो आप उसमें से वर्ड उठा के उधर रख पाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो है, जो फिलर सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो कि वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है या वो सेंटेंस क्या हमें बता रहा है। उसी पर बेस्ड आप ऑप्शंस में से आंसर्स पिक कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट। इसके साथ साथ भाई जो फिलर आपको दिया होता है ना, तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक पर ही फोकस मत रहिए, उसका जो फॉर्मर पार्ट है और जो लैटर पार्ट है, मतलब जो पहले का हिस्सा है और जो बाद का हिस्सा है, जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है या जो फिलर दिया है, आपको फॉर्मर और लैटर पार्ट दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। दोनों सिर्फ, अब ऐसा भी हो सकता है अगर प्रपोजिशन का एरर है तो यहाँ कोई वर्ब दिया है जिसके साथ वही प्रपोजिशन जाती है ना, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल पहले कहीं टेंस का यूसेज नहीं हुआ है, बाद में कहीं पास्ट टेंस का यूज किया है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। तो आपको फॉर्मर और लैटर पार्ट रिलेट करना ही पड़ेगा अगर आपको फिलर क्रैक करना है बेस्ट पॉसिबल तरीके से। दूसरी चीज, सेंटेंस स्ट्रक्चर। भाई सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जरूर देखो भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे मेजर जरूरी इसका इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ सेंटेंस एक्टिव स्ट्रक्चर में होते हैं, कुछ पैसिव स्ट्रक्चर में होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने सेंटेंस पढ़ा, जो ऑप्शंस हैं, अगर टेंस बेस्ड कोई फिलर है, चलिए मान लेते हैं टेंस बेस्ड कोई फिलर है, मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल दे ब्लैंक बाय द पुलिस, अब ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया हैव अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड, मैं 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ। ओके, अब आप एक चीज देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, दे ब्लैंक बाय द पुलिस। बाय द पुलिस मतलब ये पैसिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं हैव अरेस्टेड लिखूंगी या हैव बिन अरेस्टेड बोलूंगी। भाई पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, बीन के साथ। सो दे हैव बिन अरेस्टेड बाय द पुलिस।
कारण क्या है, दे हैव बिन यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस पैसेज। अब अगर आपको समझ ही नहीं आता सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्म जो स्ट्रक्चर है एक्टिव फॉर्म उठाना है या पैसिव फॉर्म उठाना है। तो वो एक दूसरा पॉइंट है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल वहाँ कर पाएंगे। तो पहला रहा कि आपको टेक्स्ट समझना है, और दूसरा कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तीसरा पॉइंट, टेंस और वर्ब फॉर्म। भाई अगर जैसे मैंने कहा फॉर्म और लैटर पार्ट, वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि आपको देखना पड़ेगा कि जो टेंस यूज हुआ है या जो वर्ब की फॉर्म यूज हुई है सेंटेंस में वो कैसी है, उस पर निर्भर करता है कभी कभी आपका आंसर, अगर वो भी वर्ब फॉर्म या टेंस पर बेस्ड है तो आप आसानी से फिर उसको पिक करके अपना आंसर दे सकते हैं। साथ के साथ देखते हैं कौन, फ्रेज इफ एनी। फ्रेज का मतलब है जैसे भाई फिलर सेंटेंस दिया है, यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ दिया और आगे कुछ लिखा है, तो हो सकता है ये और ये मिलके कोई एक फ्रेज बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है ब्लैंक द मोमेंट, तो अब ये पूरा सेंटेंस बन रहा है ना, पूरा एक फ्रेज बन रहा है एट द मोमेंट। तो जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है कि एक वहाँ पे कोई फिलर सेंटेंस ऐसा फिलर ऐसी जगह पे करा है जो कि फ्रेज बन रहा था, पर वहाँ से एक वर्ड मिसिंग कर दिया। तो हो सकता है आपको वो फ्रेज ऑलरेडी पता हो, तो आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, आप तुरंत अपना ऑप्शन ढूंढ के आंसर कर सकते हो। तो फ्रेजेस यहाँ पर हो सकते हैं कि वो इडियम पर बेस्ड भी हो सकता है किसी इडियम में से एक वर्ड हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल, शी लेट अस ब्लैंक द हुक। भाई शी लेट अस ब्लैंक द हुक, अब ब्लैंक कर दिया। लेट ऑफ द हुक का मतलब है किसी को रिलीज करना, किसी को बर्डन से छोड़ देना, रिलीज कर देना। तो यहाँ पर ऑफ की जरूरत है मुझे, ओ डबल एफ ऑफ। अगर मुझे ये इडियम नहीं पता तो मुझे फिल इन द ब्लैंक भी फिर नहीं पता। मैं सोचती रहूंगी कि मुझे सेंटेंस की मीनिंग भी समझ नहीं आएगी क्योंकि हिडन मीनिंग है वो। हिडन मीनिंग क्यों होगा यहाँ पर? हिडन मीनिंग इसलिए होगा क्योंकि इडियम दिया है। इडियम आपको साफ साफ मीनिंग तो कभी देता नहीं। तो अगर आपको हिडन मीनिंग दिख रहा है तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वर्ड रखूं, क्योंकि जो भी वर्ड रख रहा हूँ या रख रही हूँ उससे मुझे सेंटेंस तो वियर्ड ही लग रहा है। तो वो चीज़ भी आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। नाउ हियर इफ फर्दर वी मूव, अभी मैंने आपको 4 चीज़ें यहाँ पे बोली है, देखते हैं इसके आगे भी मैं आपको कुछ 4 थिंग्स हैं, 4 टिप्स ही ज़रूरी हैं, यही पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स को या ऐसे क्वेश्चंस को डिकोड करने के लिए। फिर से आई एम जस्ट क्विकली गिविंग अ रिकैप। अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, जो फिलर सेंटेंस का जो टेक्स्ट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, मतलब एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। टेंस और वर्ब फॉर्म को देखिए सेंटेंस में कि कौन सा टेंस या कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, उस पर बेस्ड भी आपको कभी कभी आंसर मिल जाता है, क्योंकि फिलर जो है वो टेंस पर बेस्ड आते हैं। और अगर कोई फ्रेज है, आपको यदि वो फ्रेज पता है वेल एंड गुड, आप क्लियरली सीधा फ्रेज में अपना आंसर ऑप्शन में से पिक कर सकते हैं, बजाय कि आप सारे ऑप्शंस को देखें। अगर आप फ्रेज पढ़ लेते हैं, आपको पता है यही वर्ड यहाँ से मिसे है, और आप वो वर्ड फटाफट 4 ऑप्शन में ढूंढ के आंसर कर सकते हैं। तो ये रही जो टिप्स जो आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी, जिनके बारे में मैं आपको बोलना चाह रही थी कि फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि डिफरेंट या डिफिकल्ट है। इस तरह से क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये थे, ग्रामर बेस्ड और वोकैबुलरी बेस्ड, और उनको कैसे करना है वो मैंने आपको अभी बताया, जो कि मैंने आपको हेल्प किया है विद दीज 4 टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाती हूँ मैं कि आपको प्रीवियस ईयर सेट्स में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आज देखेंगे, और जो नया पैटर्न है, जो इडियम पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है CGL 2018 का। चलिए, अ कॉमन मैन is not fully blank
with the complexities of the laws. Accused, reversed, abused, conversed. अब मुझे एक बात बताइए, ये ग्रामर बेस्ड हुआ या वोकैबुलरी बेस्ड? बिल्कुल करेक्ट, वोकैबुलरी बेस्ड, क्योंकि आप देख रहे हो 4 अलग वर्ड्स दिए हैं। अब पहले तो मीनिंग समझना है, उसके बाद अपने ऑप्शंस पर आना है। साफ कहा जा रहा है कि एक जो कॉमन मैन होता है उसको लॉ के जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं पूरी तरह से शायद उसके बारे में नहीं पता होता है, या जानकारी नहीं होती है, या इज नॉट फुली इंटरेस्टेड। अगर इंटरेस्टेड होता तो यहाँ पर विद नहीं इंटरेस्टेड इन आता। अब यहाँ पर विद है, वी कैन पिक, एक हिंट हम यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए अक्यूज्ड के साथ विद नहीं आता, अक्यूज्ड के साथ आता है ऑफ, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट। अक्यूज का मतलब है किसी पर इल्जाम लगाना। दूसरी चीज, इल्जाम लगाने की यहाँ हम बात नहीं कर रहे, भले ही लॉ की बात हो रही है, और ऑफ आता है कि उसके साथ विद नहीं। रिवर्स्ड विद द कॉम्प्लेक्स, कॉमन मैन को रिवर्स करने की क्या जरूरत है? वो खुद मतलब उस चीज को उल्टा पलट करने की जरूरत है क्या? मीनिंग के साथ फिट बैठ रहा है? जी नहीं। अब्यूज्ड विद द कॉम्प्लेक्सिटीज, अब्यूज के बोल रहे हैं हम, किसी की हम निंदा कर रहे हैं, किसी को हम खराब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के लिए। जी नहीं। साफ साफ मैंने आपसे कहा सेंटेंस का मीनिंग ये हो सकता है या तो इंटरेस्ट, या फिर कि उसको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर अब्यूज भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा फोर्थ आंसर ऑप्शन, ये तो होगा ही आंसर। कन्वर्स्ड, कन्वर्स का मतलब टू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, टू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में जानकारी होना। तो यही तो कह रहे हैं कि भाई उनको जानकारी नहीं है कॉमन मैन को, तो बिल्कुल इज नॉट फुली कन्वर्स्ड विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लॉ। नाउ हियर इफ यू सी आंसर मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप कैसे इसको फटाफट कर सकते हैं? मीनिंग देखा, यहाँ पर देखा वर्ड सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, फटाफट फटाफट इसको कैंसिल कर देगा और लास्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाए। गेटिंग इट? सो ये था विकैब बेस्ड क्वेश्चन। आगे देखते हैं हमारे पास और कैसे क्वेश्चन है। एक और सिंबल, मोशन, रोल, बैच, तो ये भी विकैबुलरी पर बेस्ड ही है और ये CGL 2018 का क्वेश्चन है। An unwritten constitution develops and expands with the development of the nation and ultimately becomes the blank of the public opinion। कह रहे हैं कि जो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जैसे जैसे नेशन डेवलप होता जाता है वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके साथ डेवलप होता जाता है, एक्सपैंड होता जाता है, और फाइनली वो क्या बन जाता है? पब्लिक ओपिनियन का कुछ चीज, ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। तो मतलब पोजेशन बता रहे हैं, कोई चीज ऐसा बता रहे हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन के इंटरेस्ट में, तो वो क्या बन जाता है? सिंबल ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, मोशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, रोल ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, बैज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। भाई सिंबल का मतलब होता है साइन बन जाता है, वो एक पब्लिक ओपिनियन जो होती है उसका एक होता है ना, एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। मोशन बन, मूवमेंट की बात करें जी नहीं, रोल बन जाता है, पब्लिक ओपिनियन का कोई ड्यूटी नहीं है। बैज, मैं बैज नहीं लगा रही किसी तक, जब ये नहीं तो ऑब्वियस है सिंबल, वो एक साइन बन जाता है पब्लिक ओपिनियन का कि हाँ जी यही पब्लिक ओपिनियन रही है और यही पब्लिक हमेशा चाहती है। सो सिंपल हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। सो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड किया, जो फर्स्ट टेक्निक मैंने आपको बताई थी। कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट, क्विकली कम टू ऑप्शंस, गेट योर आंसर। सो वोकैब बेस के लिए आप देख रहे हो कैसी टेक्निक लगानी पड़ेगी। यू हैव टू थॉरली रीड द फिलर। अच्छा, मैंने आपको रीडिंग टेक्निक भी बताई हुई है इनिशियली एरर स्पॉटिंग के सेशंस में, कि भाई सेंटेंस को पढ़ना है, अगर एक बार में उसको समझना है। देखो रीडिंग एबिलिटी ये नहीं होती है आप कितनी देर में कितना सारा पढ़ लेते हो। रीडिंग एबिलिटी होती है कि आपने एक बार में जितना भी पढ़ा है वो आपको समझ आ गया है इन वन रीडिंग। आपको उसको दोबारा पढ़ने की या बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नेशन जैसे जैसे डेवलप होता जाता है उसके साथ साथ वो भी डेवलप होता जाता है और फाइनली वो एक सिंबल बन जाता है कि हाँ जी वो पब्लिक ओपिनियन यही है।
तो हमने एक बार रीड किया, अच्छा इसको रीडिंग ऐसे करनी है आपको ब्रेक करके, पर पॉजेस सही जगह लेना है। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन develops and expands with the development of the nation and ultimately becomes the symbol of the public opinion. कॉमा नहीं है, बट आपको पॉज नहीं लेना है जहाँ पर या तो सब्जेक्ट के सब्जेक्ट है एक, उसके बाद उसका एक्शन कहाँ तक जा रहा है, फिर और उसको किससे जोड़ दिया गया है, वो सब आपको उस हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं कि आप पढ़ते कभी समझ नहीं आएगा एक रीडिंग में। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू डेवलप कि रीडिंग की जो हैबिट है और जो रीडिंग की जो टेक्निक है उसको आपको थोड़ा बेटर करना होगा टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट इन वन गो, अगर एक बार में आप उसको समझना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 2018 सीजल का। एरिस्टोटल हेल्ड दैट सम पर्सन्स आर फिट टू रूल while others are fit to be ruled blank. एरिस्टोटल ने एक बार कहा था, ही हेल्ड दैट मतलब उनकी कहावत थी कि देयर आर सब कुछ लोग जो कि शासन करने के लिए बने होते हैं और कुछ लोग होते हैं विच आर टू बी रूल्ड, मतलब जिन पर शासन किया जाता है। तो भाई कुछ उन्होंने कहा दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक जो राज करते हैं, एक जिन पर राज किया जाता है। जैसे ही मैंने मीनिंग समझा अब ऑप्शन में आई। अब ये ग्रामर बेस्ड फिलर है, ये क्या है, ग्रामर बेस्ड, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेपोजिशंस दी हुई हैं। अगर मुझे रूल के साथ प्रेपोजिशन यूज करना है, मतलब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन, तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। और फ्रेजल वर्ब की मुझे मीनिंग पता होनी चाहिए। रूल्ड ओवर, रूल्ड ऑफ, रूल्ड ऑन, रूल एट। पहली चीज तो रूल ऑफ, रूल एट जैसा कुछ नहीं होता, और रूल ऑन और ओवर में कंफ्यूजन हमेशा होता है। रूल ऑन नहीं होता, किसी पर शासन करना मतलब होता है रूल ओवर। रूल ओवर इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू एम्फसाइज और टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर समवन, अथॉरिटी ओवर समवन। Whenever you exercise your authority or you dominate over someone, at that moment you are ruling over that person or that particular thing or place. तो कुछ लोग जो कि शासन करने के लिए बने हैं, that is fit to rule, and there are others who are fit to be ruled over, जिनके ऊपर शासन किया जाता है या जिन पर राज किया जाता है। Okay, so the appropriate phrasal verb to be used is rule over। अभी यहाँ पर थोड़ा आसान इसलिए रहा क्योंकि बाकी preposition rule के साथ यूज करना गलत है, इसलिए हमें पता है rule over ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ड के साथ दूसरी preposition भी आती है, मीनिंग अलग होती है। ओके, सो वो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और उस टाइम आप कंफ्यूज हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, पर ये ग्रामर बेस्ड फिलर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी CGL 2018 का क्वेश्चन है और यहाँ अगर आप देखो तो 4 वर्ड्स दिए हैं, एनिहिलेट, रिजॉर्ट, इमर्ज, सस्पेक्ट, विच मीन्स ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे इन चारों वर्ड्स का मीनिंग भी पता होना जरूरी है। चलिए पहले सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। Galileo was the first scientist to recognize clearly that the only way to further our understanding of the physical world was to blank to experiment. Now, Galileo ने कहा कि अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं अपनी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, तो उसका एक ही तरीका है कि हम एक्सपेरिमेंट करें। तो it was, what was the only way was to blank to experiment। एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हो जाओ, तैयार रहो या एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो देखते हैं, annihilate का मतलब है टू एंड completely, किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो भाई हम तो एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हैं तो खत्म नहीं कर सकते, annihilate हट जाएगा। रिजॉर्ट, रिजॉर्ट नाउन के तरह वो जो होटल रिजॉर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल होता है, बट रिजॉर्ट एज अ वर्ब का मतलब होता है टू अप्लाई, टू ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस,
टू ब्रिंग इन टू प्रैक्टिस। तो बिल्कुल हो सकता है टू रिजॉर्ट टू एक्सपेरिमेंट। ओके, भाई एक्सपेरिमेंट करने की जो प्रैक्टिस है उसको शुरू कर दिया जाए या जारी कर दिया जाए, तो रिजॉर्ट यहाँ आ सकता है। इमर्ज टू एक्सपेरिमेंट नहीं, इमर्ज का मतलब उत्पन्न हो के आना, ठीक है, तो दैट्स रॉन्ग। टू सस्पेक्ट डाउट करना, जी नहीं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हमारा आंसर है टू रिजॉर्ट टू एक्सपेरिमेंट, कि भाई आप जोर शोर से लग जाएं और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। तो ये अगेन वोकैबुलरी बेस्ड था। अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, भले ही आप सेंटेंस की मीनिंग डिकोड कर लें, अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है लर्नर्स, तो कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है, कंफ्यूजन होगा ही। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन ए वोकैबुलरी, और वो वही एक चीज़ हो सकती है जो हम हिंदू वोकैब कर रहे हैं आपके साथ, वो प्लस आप और प्रैक्टिस कीजिए। हिंदू वोकैब की जो हम लिस्ट शेयर करते हैं आपके साथ वो देखिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दी होती है हमेशा, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड का यूसेज भी दिया हुआ है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी, इट्स हाई टाइम, इट्स इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन आया ये CGL 2019 का क्वेश्चन है, और ये जो है दिस इज द न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो मैं आपसे बार बार बात कर रही हूँ। ये एक नया पैटर्न है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में क्या दिए हैं, 4 इडियम्स दिए हुए। क्या दिए हैं, इडियम्स दिए हुए हैं। अब अगर आपको इडियम्स का मीनिंग पता है, वेल ऑफ, नहीं तो मैं हूं अभी हेल्प करने के लिए, एग्जाम में मैं नहीं हूँ। That student of yours has such sound values. She is indeed a blank. कहते हैं कि वो उसकी मैनर्स या एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, उसके पास अच्छे वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं आपके उस स्टूडेंट के पास, तो वो बहुत अच्छी कुछ तो भी है। अब वो क्या है, a pot calling the kettle black, a barrel of laughs, a pain in the neck, or a rare bird. Pot calling kettle black, इसको हम जो हिंदी में कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये वो कहावत है। भाई आप अपनी गलती का किसी और पर इल्ज़ाम डाल रहे हो, तो ऑब्वियस है ये तो यहाँ हम कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन फिट नहीं होता है। बैरल ऑफ लाफ्स मतलब द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का जरिया बना हुआ है, तो भाई उसकी ठीक है वैल्यूज अच्छी हैं, वो मॉरल एथिक्स उसके अच्छे हैं, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो वो बैरल ऑफ लाफ हो सकती है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा नहीं दिया कि वो खुशियाँ बांट रही है या फिर खराब समय में सबको खुश कर दिया है या कुछ ऐसा, तो ये भी डाउटफुल है। पेन इन द नेक, पेन इन द नेक मतलब एक दर्द का कारण बने हुए हैं, ठीक है, लाइक दैट्स द सोर्स ऑफ पेन। कहते हैं ना कबाब में हड्डी, ओके, कबाब में हड्डी, दैट इज पेन इन द नेक, तो वो भी नहीं है क्योंकि हम अच्छी पॉजिटिव बात करें। अब हमारे पास बता यही, तो आंसर कर देते हैं रेयर बर्ड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या करोगे आप रेयर बर्ड का मीनिंग जान के? जी नहीं, हमें जानना होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। रेयर बर्ड का मतलब है लाइक समवन लाइक a person who is rare to find or have, मतलब बहुत ही डिफरेंट, यूनिक, सबसे अलग। तो सबसे अलग या सबसे, जैसे मैं कह रही हूँ यूनिक कोई पर्सनालिटी है तो उसको आप कहते हो रेयर बर्ड, ओके। सो दैट्स APJ अब्दुल कलाम वाज अ रेयर बर्ड, उनके जैसा कोई नहीं। तो रेयर बर्ड इज समवन, जैसे उसके जैसा आपने आज तक कोई नहीं देखा या उसके जैसा कोई है ही नहीं, दैट इज अ रेयर बर्ड। तो अब आपने यहाँ पर देखा हमें चारों इडियम्स को मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ा, हमें सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट भी अंडरस्टैंड करना पड़ा, तब जाकर हम आंसर तक पहुंचे। तो दिस काइंड ऑफ फिलर और दिस न्यू टाइप ऑफ फिलर डेफिनेटली टेक्स टाइम। अगर आप सारे इडियम्स के फटाफट मीनिंग रिकॉल कर लेते हो तब तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय सेंटेंस को एक बार में पढ़ने के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए. दैट्स एक्सीडिंगली इम्पॉर्टेंट. ये थोड़ा थोड़ा टाइम जो हम बचाएंगे वही हमारे लिए आगे जाके बेनिफिशियल होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये भी CGL 2019 का क्वेश्चन है. द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट. We are blank to have rain today. अब भाई ओवरकास्ट है मतलब दिख रहा है कि घने बादल वहाँ दिख रहे हैं स्काई में. तो हो सकता है कि आज बारिश होगी. तो क्या है, हमें क्या बताना है, संभावना बतानी है. तो संभावना बताने के लिए हम मोस्टली तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि भाई हम तो श्योर हो गए. श्योरली भी यूज नहीं करेंगे, हो भी सकती नहीं भी, हम श्योर नहीं है. तो हमने दो ऑप्शन लगा दिए, मोस्टली, श्योरली. अब रहता है प्रोबेबली एंड लाइकली. अच्छा, दोनों का मतलब सेम होता है. प्रोबेबली और लाइकली दोनों का मीनिंग सेम होता है. दोनों यहाँ प्लेस हम मीनिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. बट सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक वर्ड है जो इनअप्रोप्रिएट है. What is that word that is inappropriate as per the structure? That we have to understand. अब देखो, मीनिंग मुझे यही चाहिए कि शायद बारिश हो सकती है. मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है. आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है उस काम के होने. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड. अब यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी कि लाइकली जो है, डिफरेंस ये होता है कि लाइकली एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह फंक्शन कर सकता है, जबकि प्रोबेबली जो होता है वो एडवर्ब की तरह ही फंक्शन कर सकता है. अब इस सेंटेंस में हम अपने सब्जेक्ट की लाइकलीनेस बता रहे हैं कि भाई हो सकता है रेन हो. तो यहाँ पर जब हम नाउन सब्जेक्ट की बता रहे हैं तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी. इसलिए हमारा आंसर होगा लाइकली, क्योंकि प्रोबेबली एडजेक्टिव की तरह फंक्शन नहीं कर सकता. सो वी विल जस्ट क्विकली रिमूव इट. So answer will be option D, that is likely. Right? Let's go ahead on the next question. Now this sort of question, यहाँ पर confusion बहुत बहुत minute, मैं कहूँगी बहुत ही बारीक डिफरेंस था. इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा. आगे से कभी अगर लाइकली प्रॉबली का डिफरेंस आएगा तो याद रखिए लाइकली एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का रोल प्ले कर सकती है, जबकि प्रॉबली सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है. ओके, लेट्स गो अहेड नाउ. Next question is again, if you see, that's for 2019. Bhanu made a working model of an airplane blank when he was 16. Now herself, himself, itself. अब मुझे एक बात देखिए, भानु ने एयरप्लेन बनाया है. भानु मेल है भाई, मेल है तो क्या आएगा, हिमसेल्फ खत्म. प्लेन हिमसेल्फ when he was 16. बाकी सब पर जाने की जरूरत नहीं. इटसेल्फ नॉन लिविंग के लिए वन सेल्फ, वन के साथ ही आता है. हर सेल्फ फीमेल्स के लिए होता है. तो ये तो easiest क्वेश्चन था. दिस वाज लेवल 0 आई वुड से. ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तो तुरंत कर लेंगे. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो दैट्स हिमसेल्फ, ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं. दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम CGL 2019. और ये देखिए, ये टेंस पर बेस्ड एरर आया है. अब ये जो टेंस पर बेस्ड जो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब की स्ट्रक्चरिंग या टेंस की स्ट्रक्चरिंग पता होनी चाहिए. तो देखिएगा फॉर्मल लैटर पार्ट से कैसे हम रिलेट करके ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं. आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया. आई हैव विजिटेड सेवरल, अब तक मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ इंडिया में. बट आई ब्लैंक द अंडमान निकोबार आइलैंड्स येट. बट बोल दिया, मतलब मैं बहुत सी जगह जा चुकी हूँ, बट अंडमान निकोबार नहीं गई हूँ अब तक. तो येट जो है ये एक कीवर्ड है, क्योंकि ये बताता है कि प्रेजेंट मोमेंट तक कोई काम. प्रेजेंट मोमेंट तक की बात करें तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब देखिए, मुझे लैटर और फॉर्मर दोनों पार्ट से रिलेट करने की आवश्यकता पड़ी और मैंने किया भी. अब मैंने आपसे क्या कहा, मेरे पास यहाँ कीवर्ड है येट. वैसे तो मैं चाहूँ, अगर आपको पता है वेल ऑफ, नहीं तो मैं बताती हूँ. अगर मैं चाहूँ तो येट, मैंने जैसे ही देखा मुझे पता है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना है, मैं आंसर लगा दूंगी हैवंट विजिटेड. आपको अगर ये नहीं पता तो एक और क्लू है आपके लिए, हैव विजिटेड. ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका नेगेटिव फॉर्म यहाँ आ जाएगा, हैवंट विजिटेड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स येट. सो माई पॉइंट इज दैट अगर टेंस बेस्ड कोई फिलर है तो आपको फॉर्मर
और लैटर पार्ट से रिलेट करना आवश्यक होगा, और इस तरह से जैसे अभी हमने किया वैसे आपको करना पड़ेगा. Alright, so this is the point that wherein you have to do it. कीवर्ड अगर आपको नहीं पता तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो कीवर्ड होते हैं वो होते हैं येट, स्टिल, अनटिल, सो फार, अनलेस, लाइक अनटिल नाउ, अप टिल नाउ. ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड जहाँ पर आप इन कीवर्ड्स की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. स्टिल, so far, yet, until, now, या until, या up till now, या up till. So all these words you can see as a keyword जो कि इस tense के लिए होते हैं present perfect. आगे बढ़ते हैं next question पर. This is procedure 2019. It says, in view of the excessive heat, schools in Delhi remained closed blank a week in July. ना जुलाई में एक हफ्ते के लिए, भाई ये क्या है, पीरियड है पूरा, एक समय, एक हफ्ता पूरा, एक, ठीक है, टाइम पीरियड या फिर टाइम एक्सप्रेशन के लिए फॉर आता है. तो फॉर अ वीक इन जुलाई. अबाउट टाइम के लिए आता ही नहीं है, टू भी टाइम के लिए नहीं आता. इन को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज इन अ वीक नहीं कहते. एक हफ्ते के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए टाइम पीरियड बताना है. टाइम पीरियड के लिए नहीं आता है. इन आता है जैसे इन जनवरी 1990, जो कि ओरिजिन होता है उस चीज के लिए आप बता सकते हो. टाइम फ्रेम के लिए, टाइम एक्सप्रेशन के लिए फॉर आता है. ओके, लाइक फॉर एन आवर, फॉर 2 weeks, फॉर 4 months, फॉर अ ईयर. ओके, सो दैट्स अ फॉर टाइम पीरियड के लिए. इन एन आवर, इन 2 weeks भी कह सकते हैं, बट वो होता है कि उसके अंदर कोई काम होना है उस समय के अंदर. ठीक है, तो वो मीनिंग एकदम अलग हो जाएगी, इसलिए इन का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो सकता. इट विल बी फॉर अ वीक इन जुलाई. Now, moving ahead, let's go to the next question. Now, this is the next question, and again ये नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है. This is a new pattern based question. 2019 का क्वेश्चन है. ये 4 phrases, idioms आप कह सकते हैं, और ये रहा फिलर. चलिए पहले फिलर की मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, and then we'll go ahead. This is strictly blank, but some changes are going to happen in the company in the near future. कहते हैं कि it's strictly blank, मतलब अभी तो नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, बट मैं आपको कहते कुछ चेंजेस होने वाले हैं कंपनी में आने वाले समय में. अब it is strictly off the key, off the mark, off the result, off the record. Off the key का मतलब like something that is inappropriate in terms of music, like uneven. Okay, off the mark का मतलब होता है incorrect. Off the rails का मतलब again वही imbalanced. और off the record का मतलब not in official statement. अभी ऑफिशियली कोई बात नहीं अनाउंस की गई है, दैट्स ऑफ द रिकॉर्ड. सो ऑफ द की, मार्क, रेल्स, रिकॉर्ड. सो व्हाट इज वन थिंग दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर. वन थिंग दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इज दैट दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड. कहने का मतलब है कि ये ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ है, बट कंपनी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में, ऐसी एक रूमर चल रही है आप कह सकते हैं. क्योंकि मैं दिस इज स्ट्रिक्टली अनइवन मतलब गलत है, बट कुछ चेंजेस होने वाले हैं, या ये इनकरेक्ट है, इम्बैलेंस है, ये आ सकता है, बट बेस्ट चीज़ यही है ऑफ द रिकॉर्ड. क्यों? क्योंकि ये हमारे सेंटेंस को एक ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है. ओके, कि भाई जो चीज़ एक रूमर चल रहा है पर वो कहा नहीं गया है, भी ऑफिशियली उस चीज़ को या उस बात को अनाउंस नहीं किया गया है. ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नाउ दिस इज हाउ ईडियम्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं.
आगे देखते हैं अगर हमारे पास और भी कोई क्वेश्चन है। जी नहीं। So these were the questions that we had for fill in the blanks and these were the tips that I had. So जो मैंने आपको tips आज दिए हैं learners, please work on those tips for filler questions. Start practicing the filler questions. आपको अगर questions based practice करनी है, आप हमारी साइट पर भी जाकर mock test series देख सकते हैं. You can practice there, quickly go. Start practicing. Vocabulary practice करनी है तो हिंदू vocab session है ही आपके लिए. So start working on your goals and dreams. I will come up in the next session और next session में हम शुरू करेंगे voice पर काम करना, active passive voice पर कुछ sessions करेंगे आने वाले sessions में और हम आपको grammar structure plus जो concepts होंगे वो समझाएंगे. Previous year questions तो हम जो आपके साथ करते हैं वो करेंगे ही क्योंकि sole purpose यही है कि आप सारा pattern जो है revise करके चलें, अगर कुछ नया है तो वो भी सीखें. So I will see you in the next session soon. Till then, keep learning and growing. Not to forget to hit the like button to the video and share it with your friends. Also subscribe to the channel for regular sessions with us. Thank you so much.